एक टाइम मुझको निहाल साहब ने बोले कि यार इसको इलेक्शन लड़ाने गए। निहाल साहब ने कहा? हाँ, मेरे तो कोई औकात नहीं थी। निहाल साहब मुझे बोल रहे कि इलेक्शन लड़ाने गए। राखेल मैं लोगों के पास मांगने जाता था, लोग बाद में मेरे पास मांगने जाते थे। इतना बड़ा मैं राखेल की दुनिया का डॉन हो गया। यूनिफॉर्म फटा रहता था, शर्टों के अंदर ऐसा नीचे छुपा के पैंट का पीछे का हिस्सा, और लड़कियां रहती थी साथ में, तो वो पढ़ने वाली, तो मैं थोड़ा सा शर्मा के ऐसा लगता नहीं था। सही है। गरीबी थी। आप वैसी फिक्र ना करें, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। अगर आप लोगों को किसी ने भी अरे बोला तो मुझको फ़ोन करके बुलाना। पुलिस बाद में सज़ा देंगी उसको, ये कार्रवाई करेंगे, उसके पहले मैं उसकी टांग तोड़ डालूंगा। तुमको मिलने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल डरने की। तो मैंने हर समाज, हर तबके में काम किया। शेख रशीद साहब ने मुझे बुला के बोले इधर आ। मतलब क्या साहब? बोले तू सदर बल्दिया बनेगा क्या? मतलब बन जाएंगे ना साहब। कि हमारे मालेगांव शहर की एक बेटी आलिया तबस्सुम पायलट बनी थी। जी जी जी। वो अमरीश पटेल के यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का उनका वो रहता, ट्रेनिंग रहता। मुझको शहर के लोगों ने अगर चुन के दिया तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ। शहर का नक्श चेहरा मोहरा 5 साल के अंदर अगर नहीं पूरी तरीके से बदली कर दिया तो आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्शन मैं खुद नहीं लड़ूंगा। सरकार आएंगी तो भी, सरकार नहीं आएंगी तो भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो यकीनन मोहताज तारुफ नहीं है। अपने काम के हवाले से, अपनी खिदमात के हवाले से और एक दबंग लीडर के तौर पर शहर मालेगांव में जिनकी अपनी पहचान है, जिनकी अपनी एक छाप है, मेरी मुराद आली जनाब एजाज़ बेग साहब से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बड़ी मसरूफियात इलेक्शन के हवाले से है, यकीनन बहुत दौड़ धूप लगा हुआ है। ऐसे मसरूफ़ वक्त में से आपने टाइम निकाल कर आप तशरीफ़ लाएँ, जिसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो एजाज़ बेग साहब, यकीनन एक जाना पहचाना चेहरा आपका है। हर शख्स आपसे वाकिफ़ है, आपका काम नज़र आता है, आपका अच्छा एक असर है, सिर्फ आपके अपने इलाके में नहीं बल्कि पूरे शहर मालेगांव में। तो यकीनन लोग आपके हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत सारी बातें यकीनन जानना चाहते हैं। तो हम इस पॉडकास्ट में उन्हीं बातों को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, जिन बातों को सुनने के बाद यकीनन लोगों को सीख भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा और उनको पता चलेगा कि कितनी कठिनाइयों से गुज़र कर, कैसे खारदार रास्तों से गुज़र कर कोई शख्स एजाज़ बेग बनता है। तो शुरू करते हैं आपके बचपन और आपके तालीमी सफ़र के हवाले से कि सर ये बताएं कि इब्तिदा शुरुआत कैसे हुई, बचपन कैसा रहा, तालीम आपने कब से कहाँ तक किस स्कूल में हासिल की? मैंने 5वीं तक के स्कूल मेरे घर के पास खंडेलवाल स्कूल के अंदर पढ़ा जी। 5वीं से 9वीं तक के जमूर हाई स्कूल के अंदर मैंने स्कूल तालीम हासिल किया। जी जी जी। उस वक्त तो बहुत गरीबी का टाइम था हमारा। और 9वीं के अंदर मैंने मेरे वालिद का ना एक अर्जी बनाया मेरे वालिद के नाम से। अच्छा। और जमूर हाई स्कूल के अंदर मैंने मेरे वालिद के नाम से अर्जी जो दिया था, उसके अंदर ऐसा लिखा था कि मुझको JT नाइट के अंदर दाखिला डालना है और आप मेरा एडमिशन JT नाइट में करवा दीजिए, ऐसा उनको बोल के। यानी मैंने बोलने का मतलब यह है कि मेरे वालिद से बिगर पूछे और उस तरीके की अर्जी लिख के मैंने JT नाइट के अंदर मैंने एडमिशन लिया। जब मेरे वालिद को मालूम पड़ा कि यार इसने ऐसा किया तो मुझको बुलाए और मुझको ना 2-3 थप्पड़ मारे। तो मुझको मैंने कुछ बोला नहीं, खड़ा था। बोले क्यों तूने ऐसा किया? बोले मैं बोला ना मैं काम सीखूंगा कुछ भी है ना, और काम सीख के मौला, उस वक्त तो गरीबी का आलम था, काम सीख के मौला, और मैं रात में स्कूल पढ़ूंगा और दिन में काम करा करूँगा। चलो JT नाइट में स्कूल में जब स्कूल पढ़ना शुरू किया तो मैं कुछ दिन बर्फ़ गिरने के पास शाम भाव करके लूना का फिटर था, बहुत मशहूर था वो उस वक्त। तो उसके यहाँ पर मैं काम सीखने के लिए जाता था। अच्छा। काम सीखने के बाद कुछ दिन उसके पास काम सीखा। कुछ दिन गुलाम भैया की गैरेज थी, इकबाल डाबी के पीछे रहते गुलाम भैया, यहीं पर एकदम जहाँ अभी ये राष्ट्रवादी का भवन जो बना ना, उसी के पास वहाँ पर उनकी गैरेज थी। और मैं वहीं पर
उनके पास काम भी सीखता था और मेरे वालिद के साथ राखेल की गाड़ी के ऊपर भी जाता था, दोनों काम करता था। समय गुजरते गुजरते कि मैं उनके पास ये सोचता था कि यार बहुत गरीबी का आलम था, और उस वक्त तो यानी ऐसा था कि मेरे वालिद राखेल बेचते थे तो उनके पास राखेल की गाड़ी, राखेल भरने के लिए भाड़वल भी नहीं रहता था। फिर मैं उनके साथ काम करने लगा। उस वक्त तो ट्रक के अंदर ना राखेल डालने का काम कुछ लोग करते थे, तो मैंने मेरे वालिद को बोला कि यार ये ट्रक में राखेल डालते तो तुम क्यों नहीं डालते? बोला यार अपने को ना कोई राखेल ही नहीं देता डेपो वाला। बोले अच्छा। फिर मैं ना उनके साथ लग के थोड़ा बहुत काम करते करते ना जाके डेपो वालों के पास बोलता था, यहाँ पर नंदू बडाले का डेपो था मिर्जा गालिब रोड के ऊपर कोने के ऊपर, जो मस्जिद के एल वापर के ऊपर नागछाप के जो बना ना शॉपिंग, मस्जिद के बाजू में और नागछाप के एल वापर के ऊपर, वहाँ पहले एक राखेल का डेपो था नंदू बडाले का करके, सैयद इकबाल साहब का राखेल का डेपो था। उनके पास जाकर उनको बहुत बिना समाजत करता था कि एक टाकी दे दो, एक दो दिन आड़ में रोज जाके बैठने का तो एक आध दिन आड़ में वो एक टाकी दे देते थे। वो करते 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 मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत मेहनत की, और 10वीं जब मैं पास हो गए, 10वीं 9वीं जब मैं ये पढ़ लिया तो 10वीं पास करने की कोशिश किया तो मैं कुछ पेपर के अंदर फेल था। फिर मैंने अभी इम्तिहान दिया था 2 साल पहले। अच्छा, 2 या 3 साल पहले मैंने इम्तिहान दिया था 10वीं का। हाँ, खैर वो मैं नहीं इम्तिहान दे पाया, उसके अंदर कुछ पेपर में फेल हो गया, बाद में मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो तालीम मैंने 10वीं तक हासिल किया। गरीबी का आलम था, किताब रहती तो ब्याज नहीं रहती थी, ब्याज रहती तो किताब नहीं रहती थी। यूनिफॉर्म फटा रहता था, शर्टों के अंदर ऐसा नीचे छुपा के पैंट का पीछे का हिस्सा, और लड़कियां रहती थी साथ में, तो वो पढ़ने वाली, तो मैं थोड़ा सा शर्मा के ऐसा लगता नहीं था, गरीबी थी तो जाके पढ़ता था स्कूल, और वालिद के साथ काम भी करता था। काम करते करते अल्लाह ताला ने वक्त ऐसा निकाला कि भाई एक वक्त तो ऐसा था कि मालेगांव शहर के अंदर राखेल मैं लोगों के पास मांगने जाता था, लोग बाद में मेरे पास मांगने जाते थे, इतना बड़ा मैं राखेल की दुनिया का डॉन हो गया। मेहनत करते 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 उस लिस्ट तक के पहुंचा। सही है, यानी कि यहाँ तक अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल आपने बचपन से लेकर अभी तक आपने काफ़ी स्ट्रगल करके इस मकाम पर अभी आप पहुँचे। तो इजाज़ बेग साहब की ज़िंदगी से नाज़रीन यकीनन हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बगैर स्ट्रगल किए हुए, बगैर मेहनत किए हुए कोई शख्स इस मकाम पर नहीं पहुँचता। और हमारे पुराने बड़े बूढ़े ये कहते भी है कि बगैर जले कोई महकता नहीं, बहुत पहले जलना पड़ता है, फिर कहीं खुशबू की लपेटें उठती है। तो इजाज़ बेग साहब यही बताए कि तालीम आपने इस तरह से हासिल की और काफ़ी स्ट्रगल उसमें रहा, तो पॉलिटिक्स में फिर आप इंटर किस तरह से हुए? मेरे वालिद निहाल साहब के पास पहले वो जाते आते थे। अच्छा। एक टाइम मुझको निहाल साहब ने बोले कि यार इसको इलेक्शन लड़ाने गए। निहाल साहब ने कहा? हाँ। मेरे तो कोई औकात नहीं थी, निहाल साहब मुझे बोल रहे कि इलेक्शन लड़ाने गए। मुझको 1996 के अंदर उन्होंने विकास मंच से टिकट दिया। अच्छा। जिस तरीके से आज मुझे महाविकास अघाड़ी का टिकट मिला, उस तरीके को उस टाइम यानी निहाल साहब ने जो बनाए थे ना, बहुत यानी उरूज था उस वक्त तो उनका। जैसे आज महाविकास अघाड़ी के टिकट का था ना, तो उन्होंने उस वक्त जो बनाए थे ना, वो टिकट उन्होंने मुझको दिया, और टिकट दिए उन्होंने उस वक्त, और मैं इत्तेफाक से 48 वोट से इलेक्शन हार गया। सिर्फ 48? 1996 के अंदर। अच्छा, ये पहला इलेक्शन था? पहला इलेक्शन था मेरी लाइफ में। मुझे इलेक्शन क्या चीज़ थी मैं समझता भी नहीं था। वो इलेक्शन पोड़ निर्णय हुआ, कुछ जो चुन के आए थे हमारे इधर वार्ड से, वो ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने दूसरे को वोट दे दिया था। उन्होंने अब्बास अपने रोशन अली काजी साहब नगर अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने उसको वोट नहीं दिया था, और उन्होंने मरहूम याकूब सेठ को वोट दिया था। उनका इलेक्शन बाद हुआ, और 1998 के अंदर मैं दोबारा कांग्रेस से लड़ा इलेक्शन। अच्छा। और इलेक्शन लड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि 48 वोट से हारा था, और 52 वोट से मैं चुन गया है बाद में। दोबारा मैं इलेक्शन चुन गया, क्योंकि ये वार्ड का इलेक्शन था, जो पहली वार्ड का कारपोरेशन म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन था। अच्छा। और चुन के आने के बाद 48 वोट से हारा था, और 52 वोट से मैं चुन के आया। चुन के आने के बाद उस वक्त तो मेरा पहला वक्त था। फिर उसके बाद 2001 के अंदर मरहूम याकूब सेठ का इंतकाल हुआ, सदर बल्दिया की कुर्सी के ऊपर रहते हुए। शेख रशीद साहब ने मुझे बुला के बोले इधर आ। मतलब क्या साहब?
बोले तू सदर बल्दिया बनेगा क्या? बोला बन जाएंगे ना साहब। तो उस वक्त तो मुझे उन्होंने बोला था कि 10-12 लाख रुपए खर्चा आएगा, करेंगे बोले। तो मैं बोला यार करूँगा। बोले फिर कुछ भी हो भी सकता, बढ़ भी सकता। तो उस अपने को अल्लाह ने जो दिया था वो अपना खुद का दिया था, अपना कभी आगे पीछे सोचे नहीं। सही। तो मैंने मेरी मेहनत से जो कमाया था मैंने वो उस वक्त राखेल के धंधे में अल्लाह ने मुझको सदर बल्दिया बना दिया 2001 के अंदर। 2001 से पहला इलेक्शन था, मैं सदर बल्दिया बना। बहुत बड़ा आदमी था राजेंद्र भोसले, उसको मैंने जब हराया तो ऐसा लगता भी नहीं था, जो यानी सोच भी नहीं सकते थे ऐसी जिंदगी के अंदर मोड़ आए कि आज मैं सदर बल्दिया बन गया। उस वक्त तो लोग बोलते थे कि ये बच्चा है अभी, ये कैसे मीटिंग चलाएगा, क्योंकि उस वक्त के अंदर एक से एक नामचीन लोग थे। मजीद बाबे खान साहब, हाँ, इश्तियाक भाई हमारे मरहूम इश्तियाक दादा, हाँ, नया पूरे वाले, यानी इनकी तोती बोलती थी उस वक्त। तो ऐसा सही है, सही। पप्पू पाटिल, हाँ। वो उस वक्त मैं सदर बल्दिया बना और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 3-4 महीने का मेरे को पीरियड मिला मैंने उसके अंदर अच्छी से काम किया। और शहर के अंदर एक भयानक फसाद उस वक्त तो फूट पड़ा 2001 का 26 अक्टूबर का फसाद था मालेगांव शहर को। सही। मैं फिर उस वक्त सदर बल्दिया था, मुझको 2 बॉडीगार्ड थे। मैं जाके आजू बाजू से शहरियान को, माँ बहनों को लाना और जहाँ भी लोग फंसे थे अपने लोगों को लाकर फसाद के टाइम, फसाद के वक्त। और उनके लोग भी जो बजरंगबाड़ी में हिंदू समाज के लोग रहते थे उनके ऊपर भी काफ़ी उनकी भी मदद किया, क्योंकि भेदभाव का काम अपने ज़िंदगी में नहीं किया। सही। वो भी मेरे वार्ड के लोग थे बेचारे। मैंने उनके घर जाकर उनको बहुत हिम्मत बांधा कि आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप वैसी फिक्र ना करें, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। अगर आप लोगों को किसी ने भी अरे बोला तो मुझको फ़ोन करके बुलाना, पुलिस बाद में सज़ा देंगी उसको, ये कार्रवाई करेंगे, उसके पहले मैं उसकी टांग तोड़ डालूंगा, तुमको मिलने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल डरने की। तो मैंने हर समाज हर तबके में काम किया। और उस वक्त उनके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि भाई सामने से कोई आकर हिम्मत देने वाला हो, और आपने जाकर भरपूर हिम्मत दी उन्हें। सही है। तो मैंने उनसे बातचीत की और उनको सब समझाया। और उस वक्त तो अल्लाह ने जिस भी काम लिया मुसलमानों के साथ में उनको लाना ले जाना, मेरे घर के पास एक कैंप बना के उनको स्कूल में रखना, तो कैंप के लोग आज भी मेरी वो इज्जत करते हैं जिस वक्त 2001 के फसाद में करते थे। आज भी जाओ तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है कि भैया ने हमको लेकर गया था, बचाया था, मदद किया था। सही है। एहसान यकीनन हमेशा याद रखा जाता है, और जब भी आप यकीनन जाते होंगे सामने तो उनको वो दिन याद आते होंगे कि जब सहारा देने वाला कोई नहीं था तो यही शख्स हमें आकर सहारा देने वाला, हिम्मत ताकत देने वाला था। पिछले दिनों बिजली कंपनी को लेकर बहुत सारे मसाइल हुए, और उस वक्त तो यकीनन प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप छाए रहे कि आपने जगह जगह पावर बिजली कंपनी वालों के ख़िलाफ़ जो भी करना था मामलात को आपने अंजाम दिया। कहाँ तक आप उसमें कामयाब हुए? देखो, एक कामयाबी तो सबसे बड़ी हमको ये मिलेगी, जो नए मीटर बदली करने का इन लोगों का जो चल रहा था हथकंडा, वो मीटर आज तक के बदली नहीं हुई। ये मुझे बड़ी कामयाबी है शहरियान के लिए। अगर ये नए मीटर बदली कर देते, जूने मीटर किससे 1.5 रफ्तार उनकी नए मीटर की है। सही। तो हम लोगों ने बदली करने नहीं दी और आगे भी बदली करने देंगे नहीं। और अल्लाह ने मुझको अगर इस शहर का एमएलए बनाया, नुमाइंदगी मिली, तो हम सबसे पहले मालेगांव शहर की एमपीएसएल कंपनी को यहाँ से घर का रास्ता बताने का काम हर हाल में करेंगे, क्योंकि ये कंपनी हमको नहीं चलेगी। ये शहर गरीब मजदूर कस्सों का शहर है। यहाँ चरखा भरा जाता है, यहाँ प्लास्टिक चुनी जाती है, माँ बहनें कांदा चुनने के लिए जाती है आज अपने हमारी माँ बहनें खेड़े पाड़े के ऊपर। तो ये सारी गरीब लोगों का शहर है। एक पावर लूम सनत को तबाह करने जा रही है ये पावर एमपीएसएल कंपनी। सही। मगर हमारे लीडरान नहीं समझ सकते कि ये इनका दुख दर्द तो गरीबों का ये नहीं समझ सकते। इसके लिए मैं इन लोगों को, अल्लाह ने मुझको नुमाइंदा बनाया, तो मैं हर हाल में इनको लोगों को घर भेजूँगा। सही है। आपका जो वार्ड है उसको लेकर यकीनन हर कोई इस चीज़ को महसूस करता है कि आप अपने वार्ड पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत हसास रहते हैं आप अपने वार्ड को लेकर, और शायद यही वजह है कि आप अपने इलाके में बहुत मकबूल हैं। वहाँ से आपको चाहने वाले, आपके मानने वाले बेशुमार हैं। तो आपके अपने वार्ड में अभी तक आपने कौन कौन से काम अंजाम दिए? क्या काम नहीं अंजाम दिया, अगर ये पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। शादी हॉल बनाया,
बता दे इसलिए कि सुनने वाले दूसरे लोग मोटिवेट हो सके काम को लेकर के, ये सब कुछ किया जा सकता है। शादी हाल बनाया, 1 करोड़ रुपए का लेडीज माँ बहनों के लिए जिम खाना हाँ, बनाया, हाँ, 1 करोड़ रुपए का है। गार्डन बनाया, हाँ वॉलीबॉल ग्राउंड मेरे वार्डो के अंदर है, हाँ रोड रास्ते अच्छे हैं, अच्छे सही। एक लाइट भी बुझता तो आज बुझेगा तो कल चालू हो जाएगा, इस तरीके की तवज्जो हमारी वार्डो के अंदर रहती है। हाँ अभी अंडर ड्रेज पाइपलाइन डाली गई वार्डो के अंदर, तो अभी उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि 5-6 करोड़ रुपए तो सिर्फ वार्ड के अंदर डाला, जो गवर्नमेंट से मैंने लाया था फंड, वो उस इलाके के अंदर 5-6 करोड़ रुपए तो मैंने उधर ही डाला हूँ कि मेरा खुद का वार्ड भी यानी अभी ठीक है, खुदाई हो गई तो उसके लिए तो मुझे तवज्जो जरूर देना पड़ेगा। और आज जैसे शहर के अंदर इसके बाद खुदाई चालू होंगी, ये 2-5-10 साल ये रोड नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि पैसा ही नहीं रहेगा कारपोरेशन के अंदर। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, ये अंडर ड्रेनेज गटर के अंदर इतना सी पाइप डाल रहे, अच्छे रोड खराब कर रहे। मैंने तो पीछे भी अपील किया था आपके चैनल, अब इससे मैं लोगों से फिर अपील करूंगा कि इनको अंडर ड्रेनेज गटर का काम अगर आपकी गली में मोहल्ले में करने आए तो इनको करने मत दो। अच्छा, क्योंकि ये रोड खोदे जाएंगे तो बनेंगे नहीं। अगर कितना फंड देगा कारपोरेशन को, कमिश्नर तुम्हारे अपने वार्ड में कितना फंड देगा, 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, 1 करोड़ रुपए देगा, तुम कौन सी गलियों को 1 करोड़ रुपए में बनाएंगे, कौन से रोड रास्ते बनाएंगे? तो ये खोद के पूरा 2-5 साल बहुत पब्लिक को, शहर की पब्लिक को तकलीफ उठाना है। लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे रहते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि इनको खोदने ना तो मना करें। आम आवाम, एक मेहनत कश तबका, मजदूर तबका इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे करेगा कि इन कर्मचारियों को रोक सके? क्या तरीका उसका हो सकता है? उनको बोल देना भाई हमारे को नहीं करने देना है काम, हमारा अगर कहीं ज्यादा तकलीफ आई तो मुझको बुलाना चाहिए शहर के लोगों ने। मैं तो शहर के हित में बात करता हूँ, मैं थोड़ी बात तो नहीं हूँ, कभी सुने नहीं होंगे। बराबर सही। जो काम आपके वार्ड में हुआ है, वो जैसी तवज्जो आपकी वार्ड में, अगर आपको अल्लाह ताला चुन कर देता है, आप कामयाब होते, हमारी नेक ख्वाहिशात वैसे आपके साथ है, तो जिस तरह से काम आपका वार्ड में हुआ है, क्या पूरे शहर में आप उस तरह से तवज्जो दे सकेंगे? मुझको शहर के लोगों ने अगर चुन के दिया तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ। शहर का नक्श चेहरा मोहरा 5 साल के अंदर अगर नहीं पूरी तरीके से बदली कर दिया तो आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्शन मैं खुद नहीं लड़ूंगा। सरकार आएंगी तो भी, सरकार नहीं आएंगी तो भी। ये बड़ी दबंग बात की आपने, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। हाँ, नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एजाज बेग के अंदर खून के अंदर जो है ना सच्चाई है। हम चापलूसी, खून में चापलूसी नहीं किया, चापलूसी करेंगे। मैं आज बोलता हूँ आपके चैनल से कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा अगर काम नहीं करूँगा तो। अगर सरकार आई तो कोई बात ही नहीं, सरकार आई तो ये शहर सोच भी नहीं सकता हूँ इतना करोड़ों में काम करूँगा। यानी 100-200 करोड़ झूठ बात बोलते लाए, मैं 1000 करोड़ रुपए में काम करा करूँगा। MIDC लेकर आऊँगा शहर के अंदर, क्या बात, हॉस्पिटल अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। नशा मुक्ति का एक हॉस्पिटल खुद बनाऊंगा मालेगांव शहर के अंदर। आज किसके माँ इसके ऊपर क्या गुजर रही है, सही नशा मुक्ति का एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, TB का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करूंगा। सारे ऐसे प्रोजेक्ट तो लाऊंगा कि शहर बोलेगा कि यार ये आदमी काम कर रहा है, क्या कर रहा है। सही है, ये लोगों को समझाने की जरूरत रहेगी। सही है, और आपसे उम्मीद भी लोगों को है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे, जो कि एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि एजाज बेग साहब चूँकि कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो इतने बड़े काम के होने की आवाम को भी और लोगों को बहुत आपसे उम्मीद है। और अज़ाइम क्या है आपको इलेक्शन के बाद काम को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? देखो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पर रोड रास्ते अच्छे करना, माँ बहनों के लिए गार्डन लाना, एक अच्छा गार्डन बनाना। कि आज गार्डन की जरूरत है मालेगांव शहर के अंदर। सिरपुर के तर्ज के ऊपर अच्छा गार्डन बनाने की कोशिश करेंगे। सही, आज अपने लोग सिरपुर जाते, बच्चे लोग मोटरसाइकिल पे निकल जाते, एक्सीडेंट हो जाता, समझे। और स्विमिंग पूल वगैरह हो, अच्छी चीज जो मुझे लगेगी, मुझको जिस चीज के लिए जगह मिलेगी। और मेरे दिमाग के अंदर पहले से एक प्रोजेक्ट तो है कि सबसे पहले चुन के आने के बाद बड़े बड़े जो रास्ते हैं इनको खुलवाने की कोशिश करूंगा, 60 फुट 80 फुट। और एक रास्ता डिपू से जो खलील सेठ की साइजिंग के पास से डायरेक्ट अल्लामा इकबाल पुल को जोड़ने वाला वो रास्ता 80 फुट का था। तो मैंने पीछे भी कोशिश किया था, मुफ्ती साहब जब आमदार बने हम बैठे थे, उसमें ना एक खेत बीच में आ रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि यार खेत वाले से बात करके कारपोरेशन को पैसा दिला दो, और अगर एक ब्रिज बीच में डाल देते खलील सेठ की साइजिंग से लग के, तो वहाँ का आधा से ज्यादा ट्रैफिक उधर से मुड़ के डायरेक्ट कहाँ निकलेगा, अल्लामा इकबाल पुल के कोने के ऊपर निकलेगा। वो मेरे दिमाग के अंदर पहली सी बात है। एक पुल अभी अपने लोग सब शालीमार के पास पूरे लोग
कारोबार करने के लिए वहाँ पर चले गए। सही है। तो एक पुल यहाँ झांझर मंदिर के पास से निकालने का, वो भी हमारे अजाई में अल्लाह ने चाहा तो वो भी एक करेगी। ऐसा काम करके दूंगा कि आयशा आपा को जो लोग याद करते हैं, हाँ, यहाँ आपा ने फिल्टर प्लांट लाए थे, बराबर। शब्बीर सेठ ने जो काम तामीरी काम किए, उन्होंने हारून अंसारी साहब ने जेटी स्कूल का कयाम किया। सही है। किसी न किसी लीडर ने अपनी छाप छोड़ के गया। हाँ, सही है, हकीकत। तो इस शहर के लोगों ने मुझे नुमाइंदा बनाया, तो मैं इस तरीके की छाप छोड़ूंगा, आने वाली नस्ल भी पूछेंगे एजाज बेग कौन था। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त बात अली जनाब एजाज बेग साहब ने कही कि जिन लीडरों को आज हम तारीख़ में याद करते हैं, हिस्ट्री का एक पहलू बने हुए हैं, किस वजह से? अपने काम की वजह से, अपने वर्क की वजह से। तो एजाज बेग साहब के अंदर भी वो हौसला, वो जुनून, वो लगन है कि वो भी ऐसा कुछ कर जाना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें उन्हें याद रखें, उनके काम की वजह से, उनके वर्क की वजह से। एजाज बेग साहब, अब पॉलिटिक्स की बात करते हुए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आपकी लाइफ की तरफ, इसलिए कि आप एक चूँकि पॉलिटिकल सेलिब्रिटी के तौर पर लोगों में बड़े मकबूल हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग जानना भी चाहते हैं। शौक़ आपको क्या है? स्पोर्ट्स, ट्रैवल, या फिर खाने के किसी डिश के आप शौकीन हैं? मैं काम करने का बहुत शौकीन है मेरे। जब मैं किसी का काम कर देता हूँ ना, तो मुझको बहुत दिली सुकून मिलता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, अगर आपने मुझको रात में कॉल किया, मेरा फ़ोन बंद रहेगा ना, तो मैं सुबह नींद में सुन के आपको कॉल करूँगा। हाँ। तो भाई आपने क्यों मुझे कॉल किया था? हाँ। मेरे खाने के ऊपर से, सुबह नाश्ते के ऊपर से ना, घर वाले कभी कभी बहस करने लगते, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, पहले फ़ोन लगाना शुरू कर देते। मैं यही बोलता कि यार लोगों ने जिसने कॉल किया होगा मुझे, तो उसको कुछ काम होगा जब किया होगा ना बेचारा, तो मैं उसको कॉल करके पूछता। अभी मिसाल आपकी देता हूँ कि आपने कॉल किया था, मेरा फ़ोन बंद था। हाँ, सही। मैंने रिटर्न आपको कॉल किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। जबकि आपका नंबर भी मेरे को कुछ सेव नहीं था। हाँ। 3 कॉल उसके अंदर मिस हुआ, यानी वो बंद कॉल के अंदर, जब मैसेज कॉल के अंदर आया, तो तीनों लोगों से मैंने फर्दन बात किया। तो मेरा मकसद है लोगों के काम आना। मैं काम करता हूँ, काम करता रहूँगा। मेरे को सबसे दिली खुशी यही मिलती है कि मेरे से किसी का काम हो जाए। सही है। और नाज़रीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि डायरेक्ट रूबरू एजाज बेग साहब की ज़ुबानी मैंने ये बात उनके ज़रिए बाद में सुनी है, बाद में देखी है। दूसरे लोगों से चीज़ मैंने सुन रखी थी अपने दोस्तों के हल्के में, कि उनकी एक अच्छी आदत ये भी है, बहुत सारी अच्छी आदतों में से एक आदत ये कि वो कॉल बैक करते हैं। और आज वो मेरे साथ भी वो चीज़ हुई, साबित भी हुआ, और अभी साहब की ज़बान से हम लोगों ने उस चीज़ को सुना। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज़ का भी, ये हकीकत है बिल्कुल। तो आपने सुना कि काम का शौक़ है, फिर भी यानी कि खाने में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है सर कि किसी को कुछ पसंद होता है कि यार ये खाने में मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसी कोई चीज़ पसंदीदा? मुझको तुम हरी मिर्ची का ठेसा भी और रोटी भी देंगे ना तो मैं खा लेता। मेरे खाने में कभी कोई चीज़ का ऐसा नहीं रहा। मैंने घर के ऊपर सिर्फ मुझको बटाटा और बिजाला नहीं चलता। अच्छा। कभी सब्जी के अंदर मिक्स हो, सब्जी में वो आ गया तो फिर बोलता है मैं तुमको बार बार बोलता कि ये मत खिलाएगा, बस उतना ही। नहीं तो मेरे को कैसा भी कुछ भी खाने में दे दो, मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई खाना मिल जाना चाहिए, वही चाहिए, यही बस चाहिए, कुछ भी मिल जाता। खाने का तो ऐसा है कि मैं खाने के बारे में घर पे बोलूँगा भी नहीं कि ये पकाओ वो पकाओ, जो गया घर के ऊपर हाजिर में जो मिल गया वो खा लेता। और यहाँ तक कि कभी घर वाले ऊपर रहते तो किचन में जाके मेरे हाथ से खड़े खड़े खा लेता। 1 रोटी का मेरा खाना है रोज का। मैं सुबह में नाश्ते के अंदर 2 गेहूं की रोटी खाता और दोपहर में 1 गेहूं की रोटी खाता, रात को उसके ऊपर 100 रोटी भी नहीं खाता। मेरा खाना ही 1 रोटी का है। अच्छा, क्या बात है। मेरे को खाने का ऐसा कोई मसला नहीं है कि भाई चलो ऐसा है भाई, कुछ नहीं, सब जो चीज़ बिल्कुल ज़मीनी बनकर जिंदगी गुजारता हूँ। बहुत अच्छा, ऐसा बढ़ के VIP बन के घूमना मकसद नहीं है। लोगों को काम कर दिया, वो बेचारा मुझे दुआ दे के गया, मेरी दिली खुशी यही रहती है। सही। एजाज बेग साहब, हम यानी जब से आपको देख रहे हैं, यानी कि यकीनन मैं भी सरदार हाई स्कूल में तालीम हासिल की हूँ, तो बचपन से हम लोग आपको आते जाते देखा करते थे। और हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके वालिद से आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहा है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत स्कूल में कुछ कभी ऐसा होता था तो हम लोग आपको याद करते थे। तो जब से यानी कि मेमोरी में एजाज बेग साहब की शख्सियत फिट है, तो जब से भी देख रहे हैं तो आपका फेवरेट कलर वाइट, सफ़ेद कपड़े में आप हमेशा नज़र आते, तो सफ़ेद लिबास आपका फेवरेट है या फिर कोई दूसरा कलर आपको पसंद नहीं? नहीं, असल में क्या हुआ, 2001 के अंदर सदर बल्दिया बना, तो उस वक्त तो मुझको सब लोग बोलते थे क्या तू इस दूसरे कलर के कपड़े नहीं पहनना, तो उसके बाद सफ़ेद ही पहनने लगा। फिर
कुछ दोस्तों का अभी इसरार होने लगा था, तो क्या जीन्स की पैंट सफ़ेद शर्टो पहना करो। अब जीन्स की पैंट सफ़ेद शर्टो ज़्यादा पहनता हूँ मैं। सही। तो लोगों को दूसरा कलर पहनने, तो लोग अरे भैया तुम क्यों पहने, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं होता, तुम वाइट पहनते तो ये भी तो एजाज बेग साहब लगते। ऐसे लोगों का इसरार रहा मेरे कपड़े पहनने के ऊपर से भी। नहीं, वो सफ़ेद तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी पर यकीनन शूट होता है। सही बात है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो कपड़े का फिर वो अभी जीन्स की पैंट और शर्टो पहनता हूँ ज़्यादा, और सफ़ेद सूट भी पहनता हूँ। अभी तक की ज़िंदगी में पॉलिटिकल ले लो या पर्सनल लाइफ का ले लो, कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी तक याद है और आप शायद उसे कभी नहीं भूल सकेंगे, कोई ऐसी यादगार? मैं जब 2007 में अब्दुल मालिक के सामने मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त तो एक वाकया मुझे याद आता कि रॉयल कॉलेज के अंदर उस वक्त तो कारपोरेटर लोगों को सब जमा किया गया था, और जाहिर सी बात है कि एक मेयर बनने के लिए कितना पैसा खर्च होता है आप लोगों को तो अच्छे से मालूम है। उस वक्त तो मैं एक बाकड़े के ऊपर रात में मच्छर में सोया था, तो जब उड़ के मैं सुबह फ्रेश होने के लिए जा रहा था घर, मुझको लोग बोलते थे कि यार भैया तुम इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे थे और इस तरीके से सो रहे थे। तो वो एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी था। बहर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, मैं उस वक्त तो इलेक्शन हार गया। सही, कोई बात नहीं। मैं लोगों को समझाता था कि जो हुआ ये अल्लाह की मर्जी थी, छोड़ो। सही। मैं लोगों को जब उस वक्त ऐसा लगता था कि एजाज बेग आप ख़त्म हो गया, पर अल्लाह ने, मैंने अच्छा किया हूँ, वो सच्चा आदमी है, इसके लिए जो भी होगा उसके फैसले अल्लाह ताला करता, और उसके फैसले भी आने वाले भी वक्तों में अल्लाह ताला ही करेंगे, इसके लिए मैं कभी मायूस नहीं होता। सही है। शहर के अभी इजलास चल रहे हैं, सियासी इजलास है, मीटिंग्स है, कंपेनिंग है, सारी चीज़ें, माहौल और हालात देखकर आपको अपना चांस कितना लगता है जीतने का? 100% मैं चुन के आने की इसमें रेस में हूँ। क्या बात? अगर कोई डिफीट भी अगर हो गई, अल्लाह की मर्जी नहीं रही, तो मैं दूसरे नंबर के ऊपर रहूँगा। अच्छा। किसी से भी मुकाबला होगा मेरा, दूसरे नंबर भी मैं रहूँगा, अगर ऐसा हुआ भी तो। जी। बहरहाल शहर बदलाव की तरफ है। शहर चाहता है कि नया यंग आदमी होना चाहिए, और मैं लोगों की एक धड़कन है, एक दबंगगिरी से बात करता हूँ मैं। लोगों से 60,000 लोगों के घर तक आज तक पैदल गया मैं। 6-7 घंटा इस इलेक्शन में मैं 7 घंटा रोज 6-7 घंटा पैदल चलता हूँ, मेरे पैर रह जाते। आज भी हमने पूरा सेंट्रल का पूरा तकिया वगैरह जो बोलते हैं, कोहिनूर के पीछे से लेके इधर से लेके इस्लामपुरी की तुम्हारे सामने वाली गली तक के हम लोगों ने आज किए। यानी रेगुलर 11 बजे चालू किए थे, तो असर किए 4:30 बजे हमने 4:30 पौने 5 बजे ख़त्म किया, अजान हो रही थी जब। तो आप बताइए 11 से 5 कितना हो गया? सही बात है। 6 घंटे का मुसलसल सफ़र करके लोगों के बीच में जाता हूँ, और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है आपको, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों की। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोगों का प्यार है ये ओड में कन्वर्ट हो गया ना। हाँ सही। तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की एक तारीख लिखने वाला इलेक्शन रहेगा। सही। क्योंकि लोग आप इन सियासी लोगों से आजीज आ गए। सही है। इनका मकसद है यहाँ पर तोड़ीबाजी करना, लोगों के ऊपर तलवारें बंदूकें तानना, और लोगों की ज़मीनें हड़पना। एजाज बेग का ऐसा कोई कामकाज नहीं है कि भाई कभी किसी के 100 रुपये का दागिनदार रहा हूँ। मैं तो मेरी लाइफ के अंदर अच्छे काम किया। सही है। 25 बेटियों के भी पीछे शादी किया था। खुद का 40 लाख रुपया मैंने उस वक्त तो लगाया। मैंने अभी 80 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के मंगाया। और बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह ताला से जब मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला कि मुझको अगर ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ दे तो मुझको किसी का मुझे देने वाला बना, मांगने वाला मत बना। सही बात। मैं जब दुआ करता तो मैं मेरे इसके अंदर तो मैं ये एहसास करता हूँ कि मुझे देने वाला अल्लाह पाक बना, मांगने वाला ना बना। क्या बात है। सही है। और यकीनन आपका काम आपके वार्ड में बहुत ही खूब नज़र आता है। ख़राब सड़कों से गुजरने के बाद जब आपके इलाके से करीब पहुंचो तो दिल में बात आती है कि चलो ख़राब रोड तो अब यहीं तक है, अब इसके बाद अच्छा रोड लगने वाला है, इसलिए कि आपका इलाका आने वाला है, तो वहाँ से गुजर के जाने में भी खुशी होती है। काफ़ी डेवलपमेंट आपने उधर किया है। आज की मौजूदा सियासत में जो बिगाड़ है, यकीनन आपकी नज़र उस पर है, आप उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इतना कुछ हो चुका है, ज़ातियात पर बोलना, दीगर मसाइल है। किस तरह की सियासत होना चाहिए, यानी कि एजाज बेग साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई ये कहा जाए ये ना कहा जाए, कहाँ तक हम जाएं इस पर? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, जो आदमी जैसा रहेगा वो उस तरीके, उसका दिमाग के अंदर जो चीज़ रहती है वही तरीके से बात करेगा।
आज मैं जिस वार्ड से चुन के आता हूँ 25 साल से मैंने मेरे वार्ड के लोगों का कभी भरोसा नहीं तोड़ा। हाँ अल्लाह के फजल करम से मुझे 5 टर्म लोगों ने वहाँ से चुन के दिया। हाँ। और वहाँ पर 80% अंसारी बिरादरी के लोग वहाँ पर रहते हैं। सही है, हकीकत है। और मुझको वो चुन के देते, हकीकत। तो उनको मालूम है कि हमारा जो कॉरपोरेटर है, हमारा जो बेटा, हमारा भाई है, ये डेवलपमेंट माइंड का आदमी है। इसका माइंड कोई बिरादरीवाद नहीं है। सही। इसके लिए वहाँ के लोग मुझे क्या, मेरी अहलिया को भी 10 साल चुन के दिए। हाँ, तो कॉर्पोरेटर थे ना वो। हाँ, मेरी बीवी भी 10 साल कॉर्पोरेटर। हम लोगों ने काम किया और काम करने का हम लोग को मसला, लोगों को मालूम है, आधी रात को बहन बेटी का भी मसला रहता, तो घर में हमको बुलाते। बराबर। नहीं तो ये कॉर्पोरेटर अल्लाह ने जो इज्जत ये एजाज बेग को दी है, किसी को नहीं दी शहर के अंदर। सही है कि हम लोगों को चूल्हे तक के मिलाते, बुलाते लोग भैया आओ। और मैं समझता 2-4 ही लोग ऐसे हैं कि जिनको वहाँ बहनों के मामलात भी सलटाते। एक हमारे फारूक फैजुल्ला साहब है, उसका भी मसला ऐसा कि कुछ रहा तो फ़ोन करता कि भैया ये लड़की का ऐसा है, वो लड़के का ऐसा है, थोड़ा अपने को बैठना रहेगा, वो लेकर आता, नहीं तो बुलाता और वो काम करता। ऐसे 2-4 लोग हैं करने वाले। मैं तो रेगुलर लोगों की पंचायतें, माँ बहन अपने घर चले जाए, मैं यही करता हूँ। यहाँ तक कि मैं बाहर गाँव भी जाता, अगर बेटी बैठी तो उसके घर जाता, उनको मुलाकात करता और लोगों के मसले मसाइल हल। सही है, सही है। और यकीनन जहाँ आप पहुँचते हैं तो उनका दिल बड़ा हो जाता है कि भाई इजाज़ भाई हमारे यहाँ आए, तो बहुत खुश होते हैं आपको देखकर। आप जब जिसके घर में भी जाते, इसलिए कि लोग चाहते हैं। और यकीनन शहर तो शहर, खुसूसी तौर पर आपके इलाके में आपकी जो मकबूलियत है, नौजवान भी आपको उसी तरह चाहता है, बड़ी उम्र का शख्स भी आपको वैसे ही चाहता है, और बुज़ुर्गों में भी आपकी वही मकबूलियत है। माँ बहनें भी आपको उसी तरह से चाहती है, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में। तो ये मकबूलियत आपके इलाके में देखकर यकीनन बड़ी खुशी होती है और बड़ी उम्मीद लगती है कि भाई कोई करे ना करे, लेकिन ये शख्स अपने इलाके के हवाले से बड़ा ही मुखलिस है। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल और देता हूँ कि हमारे मालेगांव शहर की एक बेटी आलिया तबस्सुम पायलट बनी थी। जी जी जी। वो अमरीश पटेल के यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का उनका वो रहता, ट्रेनिंग रहता। हाँ। उन लोगों को फीस बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो लोग मेरे पास आए कि तुम्हारा अमरीश पटेल साहब का बहुत अच्छा है, तो यार हमारी फ़ीस कम करवा दीजिए। तो मैंने उनकी बात को सुना। उनके साथ में कुरैश महल्ले के शकील कुरैशी भी थे। हाँ। सुनने के बाद मैं उनको बोला कि ठीक है, मैं बात करके तुमको बोलता हूँ। इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि मैं कोई टाइम भूल गया और कोई टाइम फ़ोन लगाया तो अमरीश भाई शिरपुर नहीं थे। हाँ। एक टाइम बैठे बैठे फ़ोन लगाया तो इत्तेफाक से ना वो सिरपुर में थे। मतलब मिलने के वास्ते आने का, भाई बोले आ जा। 12 बज रहा था। 3 बजे मैं इन लोग को फ़ोन किया कि आप लोग भी सिरपुर पहुँचो, मैं भी पहुँचता हूँ। उनके वालिद और उनके उस गाड़ी में, उनकी गाड़ी के अंदर मैं मेरी खुद की गाड़ी लेकर गया। जाने के बाद अमरीश भाई से मुलाकात की। मतलब अमरीश भाई बोले क्या एजाज क्या निकाला? मतलब भाई ये बच्ची का बेटी का सुनो। उन्होंने देखे, बोले क्या बात है? मैंने इनकी फ़ीस कम कर रहे हैं। उन्होंने देखे मेरे को ऐसा पेन लिए, बोले कितनी फ़ीस कम करूँ? 5-6 लाख कम कर दूँ बोले। तो मैंने बच्ची का मुंह देखा और अमरीश भाई को बोला कि भाई 10 लाख रुपए कम करो। 1 मिनट के अंदर उन्होंने 10 लाख रुपए मेरे बोलने के ऊपर कम कर दिया। मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने बोल रहा हूँ, ये झूठ बात नहीं है। क्या बात? ये तो झुट्टे लोग बोलते हैं स्टेज से, मैं सच्चा आदमी हूँ, सच बात बोलता हूँ। सही। तो 1 मिनट के अंदर अमरीश पटेल काम बोलते, मेरे बहुत काम है ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ लेना कि जो 25 साल के अंदर ज़मीन से जो जुड़ा है, तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है। इस वक्त जो रिजल्ट आएगा ना, ज़मीनी जो आदमी है वो उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। सही है, सही है। और हर शख्स को ऐसे ही रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़कर, लोगों से घुल मिलकर, वही शख्स यकीनन कामयाब होता है। तो इजाज़ बेग साहब, कुछ ऐसा तजुर्बा पॉलिटिक्स का, यानी जिसे आप सियासत की बहुत बड़ी गलती समझते हैं, वो कौन सी चीज़ है कि भाई सियासत में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है? देखो एक बात मैं आपको बताता, गलती सियासत के अंदर, उसको गलती अगर हो भी तो उसको गलती नहीं मानी जाती। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ में अगर अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले अगर अपन लोग हैं ना, तो उसके अल्लाह के मसलियत की बिगड़ नहीं होता। हाँ सही। तो अपन ने कोई चीज़ अगर गलती भी तो उसको छोड़ दिए ना। गलती अगर हुई है तो उसको छोड़ दिया, आगे बढ़े, अपन पीछे मुड़ कर नहीं देखे। जो नहीं देखे उसकी वजह आज ये है कि अपन आज यहाँ तक पहुँच चुके उसकी वजह से कि मौजूदा जो सियासत चल रही है, तो अच्छी सियासत क्या हो सकती है? अच्छी सियासत डेवलपमेंट होना चाहिए शहर का, और हार जीत जो हुई उसको अल्लाह की तरफ से तस्लीम करना चाहिए। लोगों की जो बदले की भावना जो रहती है लीडरों के अंदर, ये बदले की भावना शहर के अंदर नहीं। क्या और यहाँ के लीडरों को मैं पैगाम दूंगा कि तुम किसी गरीब को
के ऊपर जुल्म मत करो, गरीबों की ज़मीन मत हड़पो, गरीब लोगों को तकलीफ मत दो। ये सारे लीडरान को मैं ये पैगाम आपके इससे दूंगा। और जो भी आया, तुम्हारा चैप्टर क्लोज हार जीत का, उस दिन से तुम अगर एमएलए बने तो तुम सब शहर के एमएलए हो। हाँ, तुम अगर हारे भी तो अल्लाह की मसलियत के ऊपर तस्लीम करना चाहिए कि मैं इस हारा हूँ तो अल्लाह की मसलियत थी इसमें। सही है। ये मैं ये चीज़ को मानने वाला हूँ। कोई भी जीते, अल्लाह ने मुझे भी आमदार बनाया तो मैं एक ऐसी बदले की भावना का वो नहीं करूँगा। सही है। यहाँ तो लोगों के कारखाने जला दिए गए, मारा गया लोगों को, फंसाया गया लोगों को, इस तरीके के हालात शहर के अंदर हुए। आज जो इलेक्शन नहीं खुल रहा है ना, उसकी वजह यही है। आज जो मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन नहीं खुल रहा, तुमको अगर कोई पूछने आएगा भैया तुम किसको वोट देंगे, तो अल्लाह से आदमी आजू बाजू देखता कि मैं क्या बोलूँ। सही है। अगर बोलूँ तो फिर उसके बाद ये लोग आके दबाव प्रेशर डालेंगे। ये तो ज़्यादातर कैसा है, हर पार्टी का एक जो नुमाइंदा रहता है ना, वो उसके आदमी को भेजता, बोलता तुम्हारे पास जाओ, वो मेरा आदमी इनके पास जाओ। ये बोलता अरे किसको वोट देंगे, अरे ये साहब को देंगे, अरे तुम किसको देंगे, अरे ये साहब को देंगे। तो ये जो खोटी बताते हैं पिक्चर। अब जैसे अगर जलसे से अगर ये कर लिया जाए तो निहाल साहब के 1999 के अंदर निहाल साहब का जो गर्दी थी, उस वक्त तो फतेह मैदान से लेके कहाँ तक के थी, सुलेमानी चौक तक के। तो वो अगर गर्दी देख के इलेक्शन होता तो निहाल साहब इलेक्शन जीत जाते थे उस वक्त। तो बराबर शेख रशीद साहब इलेक्शन, निहाल साहब हार गए और शेख रशीद साहब इलेक्शन जीत गए। सही है। जबकि निहाल साहब अगर उस वक्त तो चुन के आते तो कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे। और उनको मेरी मालूमात में शरद पवार साहब ने बोले थे कि तुमको महसूल मंत्री बनाऊंगा। वो यहाँ से पेटी खुलने के पहले मुंबई भी चले गए थे। बाकी अल्लाह की मर्जी थी कि वो हार गए। और गर्दी उर्दी से इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन दिलों के ऊपर, लोगों के दिलों पे राज करने से होता। क्या बात, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि इस वक्त तो मुझे जो तजुर्बा मिल रहा है, वो तजुर्बे की बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ। और छोटा सी इलेक्शन लड़ता वार्ड का तो कोई बात नहीं, ऐसे घूम के आ जाता, लोग मुझे चुन के दे देते। ये तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर मैं आज भी बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस शहर का विधायक बनाया, मुझे एमएलए बनाया, तो इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, लोगों के दिलों पे राज करूंगा। जिस तरीके से धुलिये की आवाज़ मालेगांव में आती है, फारूक शाह ने इतना काम किया, इस तरीके से मालेगांव की आवाज़ आउटर के अंदर जाएंगी कि एजाज बेग मालेगांव में कितना काम कर रहा है, आउटर से ज़्यादा काम कर रहा है। लोग दादा भुस्से के बारे में ये लोग बोलते हैं कि उधर इतना काम होता, उधर उतना काम करने वाला शख्स रहेगा तो सब तरफ काम होगा। मैं छोटा सी कारपोरेटर करोड़ों में फंड लाता ही हूँ ना, मेरी क्या औकात है। सही लाता हूँ, करता हूँ अल्लाह के फजल करम से कि बस अल्लाह ताला काम ले किधर कभी। सही है। इतने सारे लीडरान हमारे शहर मालेगांव में हुए। माजी में अगर हम देखें तो शब्बीर सेठ, हारून अंसारी, आयशा हकीम, उसके बाद साथी निहाल अहमद साहब, शेख रशीद साहब, यूनुस ईसा साहब है। इन सारे लीडरान के काम यकीनन आप जानते हैं। इन सारे लीडरों में आप अपना हीरो किसे समझते हैं और कौन ऐसा है जिसे आप कहते कि नहीं यार ये वाकई लीडर था? देखो, इसके अंदर एक हीरो नहीं हो सकता। आयशा अपन ने फिल्टर प्लांट लाई थी, बहुत बड़ा काम। उसको तो हमने भी नहीं देखा, मैं तो बचपने की बात होंगी। सही बात। आज हमारी नस्लों के भी बच्चे बोलते कि आप आयशा आपा ने फिल्टर प्लांट बनाए थे। अब आयशा आपा कौन थे ये शहर के लोगों ने उनको बताते नहीं। शब्बीर सेठ के टाइम के अंदर एकदम पायादार मजबूत रोड शहर के अंदर बनते थे, जो आज तक के कई कायम है। कि तुम उसको फोड़ने जाएंगे तो घन से नहीं फुटती, उसको ट्रेकर लगा के ही फोड़ना पड़ता। सही। शब्बीर सेठ के टाइम इतने काम हुए तो यही शब्बीर सेठ के टाइम 58-2 से भी बहुत काम हुए। बचपन था, सुनते थे। जब तजुर्बा आया, तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर पूछे तो 58-2 का ऐसा मसला था कि 58-2 क्या चीज़ है। सब उसको सदर बल्दिया को पावर रहता था कि भाई ये रोड काम चालू कर दो आज। 58-2 बहुत बड़ा पावर था। 58-2 से तुम भर्ती करा सकते थे लोगों की। सदर बल्दिया को पावर था 58-2 उस वक्त के अंदर। इस वक्त तो फिर उसके बाद हारून अंसारी साहब है। हारून अंसारी साहब ने आज बड़ी बड़ी कॉलेज उनके नाम से चल रही है। यकीनन सही। तो ऐसी चीज़ें जिन लोगों ने, साथी निहाल अहमद जो साहब थे, उन्होंने झोपड़पट्टी बसाए। आज उनके नाम से लोग जानते। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये हुआ, उन्होंने कम से कम किसी का सर छुपाने के लिए जगह तो दे दिया। जो उस वक्त के लिए लोगों के लिए सबसे ज़रूरी और बुनियादी 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, वो चीज़ें। रशीद साहब के बारे में ऐसा था कि कहीं पर भी अगर तो दुख सुख में देना लेना करते थे। ये ले यानी खामोशी ऐसा हाथ था। जिस तरीके से मेरा मिजाज है उस तरीके से उनका भी मिजाज था कि गरीबों को दे देना। सही। और वो नाम से पहचाने जाते थे, वो लीडर थे। बराबर।
उनके बेटे मोहतरम आसिफ शेख साहब तो फ़ोन भी नहीं उठाते, तुम देख लो। कॉल बैक करने की बात तो बहुत दूर की बात है। फ़र्क रहता है इंसान के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। सही है। तो कहाँ तक ये चीज़ें असरअंदाज होती है? जैसे मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाओगे, यकीनन दूसरा शख्स से नाराज़ होगा। कहाँ तक इसका नुकसान हो सकता है? आदमी को देखो ऐसा है कि फ़ोन करने वाला शख्स जिसको भी फ़ोन करता है तो उसका कुछ काम होगा तो फ़ोन करता है ना, बराबर। जैसे बिला वजह तो नहीं कोई फ़ोन करता ना, कुछ काम होगा उसका, बेचारे कुछ काम अड़ गया। और सियासी लोगों से लोगों को क्या आस है? मालेगांव के सियासी लोगों से शहर के लोगों को क्या आस है? सही। इन लोगों को इतनी आस है कि हमारा शहर का रोड रास्ता अच्छा हो जाए, कोई दवाखाने में काम पड़े तो एक फ़ोन कर दे, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ काम पड़े तो एक फ़ोन कर दे। सही। एकदम छोटी छोटी ज़रूरत, ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ की यानी लोगों की है। पॉलिटिक्स उससे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। कभी कोई हालात आए तो उसके ऊपर खड़े रह के उसके हालात का मुकाबला करवा दे, अनाज बिनाज लगा, ऐसे सारी छोटी छोटी समस्या है। यहाँ मुसलमान जो मालेगांव शहर का है, चाहे सरमायादार हो चाहे पावर लूम मजदूर हो, ये कोई ताजमहल तो नहीं मांगता। सही है, बराबर। छोटी छोटी समस्या है, इसको हल अगर जिसने कर लिया वो उसके बीच में ज़िंदगी भर रहेगा। सही बात है। बाकी सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मुफ्ती साहब को आप सुबह देखो तो खड़े रहेंगे, वो नाश्ता करके जो पनपट्टी में बैठते तो मिलने भी नहीं आते लोगों को। यानी आदमी खड़ा है तो मुंडी भी उठा के नहीं देखते। तो ये क्या शहर का ये डेवलपमेंट क्या करेंगे? शहर को करने लेके आए तो एक आस जो रहती है वो आस को ख़त्म हो जाती है। सर, आज के माहौल में नौजवान जो हमारी कौम का यकीनन सरमाया है, आगे के दौर के लिए एक बड़ी उम्मीद है हमारे लिए, लेकिन इस तरह की बेरा रवि और नशे के जो बढ़ते माहौल है, नशे का जो फैलता हुआ जाल है, इस पर आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं मेरे भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है। सही बात। नशा की लत से बचो। अगर नशा एक बच्चा घर का करता है तो एक खानदान पूरा परेशान रहता है। बीवी परेशान, बच्चे परेशान, माँ परेशान, भाई परेशान, और उसकी खुद की सेहत को भी वो ख्याल नहीं करता। सही बात। वो सेहत के ऊपर भी उसका असरअंदाज होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आदमी जो इसकी एक समाज के अंदर जो इसका देखने का नज़रिया उसके बारे में रहता, अच्छा नज़रिया नहीं रहता। सही। तो उसको देखो तो अरे दारू पी के आ रहा हूँ, ये गांजा पी के आ रहा हूँ। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि मेरे भाइयों, आप लोग जो नशे की हालत के अंदर जो काम करते हो, नशे का जो काम करते हो, इन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि यार आप लोग अल्लाह के वास्ते ये बंद कर दीजिए। सही है सर। इसका पहले के दौर में तो नहीं देखी जाती थी कि इस तरह धड़ल्ले के साथ नशा हो रहा हो, नशा आवर अशिया बिक रही हो। आज जो चीज़ें इतनी आम है, कौन है इसके पीछे? कौन उसका जिम्मेदार हो सकता है? इसका जिम्मेदार तो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ही है। पुलिस चाहे तो एक सुई भी ये ला सकती है। अगर पुलिस चाहे तो एक सुई भी आ नहीं सकती शहर के अंदर। उनको मालूम है कौन धंधा करता कौन नहीं करता। पुलिस के बगैर परमिशन का कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस से पूछेगा नहीं कि मुझको गांजा बेचना है, मुझको चरस बेचना है, जब तक के कुछ नहीं होता। दारू बेचने वाला है तो नहीं होता। सही है। तो नाजरीन, ये थे अली जनाब एजाज बेग साहब, जिनकी खिदमत को हमने सुना और बहुत सारी बातें उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से हमने सुनी है। और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं। यकीनन हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और आखिर तक उनसे एक से बढ़कर एक काम उनसे अल्लाह ताला लेता रहे। मिलते हैं फिर किसी अगले पॉडकास्ट में, फिर अपने किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।